करेंगे। चलिए इसी को लेकर एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ निरंजन पोडार जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। निरंजन जी, आपका बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। तो सुबह की शुरुआत आपकी भी यहाँ पर एनालिसिस के साथ होती हुई नजर आ रही है और आपका जो नजरिया है वो भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप मिजोरम और छत्तीसगढ़ के चुनाव को इस बार? देखिए, पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा ये मानना है कि जैसे आप कह रहे थे कि आज इतने मतदाता इतने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को ये बोलना चाहता हूं कि वो अपने उंगली से अपने भविष्य का, अपने बच्चों के भविष्य का फैसला करेंगे। क्योंकि जब हम चुनाव के अंदर जब हम चुनाव करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करता हूं, जो चुनावी क्षेत्र हैं वहां पे सबसे ज्यादा लोग निकले और चुनाव अपना वोट का जो अधिकार और दायित्व दोनों का निर्वहन करें, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जैसे आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो आज 20 सीटों के ऊपर चुनाव है, इनके अंदर लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जो संवेदनशील सीटें हैं और इसी वजह से छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य के अंदर भी चुनाव आयोग ने 2 चरणों के अंदर चुनाव संपन्न कराने की जो योजना बनाई है और इसके अंदर 10 सीटों के अंदर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनके अंदर तथा बाकी सीटों के अंदर मेरे हिसाब से अब जैसे पिछला कार्यकाल हम देखें तो कांग्रेस जो है वो बड़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन जिस तरीके से अभी 3-4 दिन से ये जो महादेव ऐप के बाद में जो एक समझ लीजिए एक नया मामला निकल करके आया है और आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल जी के ऊपर इस चीज का आरोप लग रहा है, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर हो रहा है चुनाव। लेकिन अभी तक जो चुनाव चल रहा था उसके अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं चुनाव के अंदर टक्कर भी नहीं है। लेकिन अब मतदाताओं के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा कि जिस तरीके से ईडी ने वहां पे एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके बाद में ये 508 करोड़ रुपए का जो एक समझ लीजिए मुद्दा निकल करके आया और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही जोर शोर से उठाया। अब ये जनता को कितना हिट करता है, जनता इसके बारे में इसके ऊपर कितना भरोसा करती है और इस चीज को कितना सीरियसली लेती है, ये सब चीजें आज के चुनाव, आज के जो मतदान है इसके ऊपर कितना प्रभाव होता है ये तो देखिए मतगणना वाले दिन पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो मुद्दा है इसने छत्तीसगढ़ के चुनाव को निश्चित रूप से प्रभावित किया होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और जिस तरह से आखिरी के वक्त में जब चुनावी प्रचार हम देख रहे थे, कैंपेनिंग लगातार की जा रही थी और आखिरी वक्त में जिस तरह से ईडी की यहां पर एंट्री हो गई, महादेव ऐप की यहां पर एंट्री हो गई, खुद सीएम भूपेश बघेल ही इसमें फंसते हुए नजर आए। लेकिन आपने भी देखा होगा पोडार जी के जब इस तरह की चीजें होती हैं तो वार पलटवार, इल्जाम तराशी यहां पर शुरू हो जाती है। तो क्या इन सब चीजों का असर जो मतदाता है, जो पूरा आकलन करता है, वो क्या इन चीजों को देखकर हो सकता है कि एंड मोमेंट में उसका नजरिया बदल जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि एकदम लास्ट में डिसीजन बदल जाए और इस तरह की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाए? देखिए सवाली, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे जो चुनाव प्रक्रिया है और जो हमारे यहाँ जो जनता है, जनता सारी चीज समझती है। लेकिन एक चीज होती है चुनाव के अंदर, वो मैं आपको बता दूं कि या चुनाव के अंदर भरमाने की और समझाने की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। जो भी चुनावी दल है, जो भी राजनीतिक दल है, जो दल भरमाने में समझ लीजिए सफल हो जाता है वो चुनाव जीत जाता है और जो समझाने में कामयाब हो जाता है वो अपना चुनाव बचा ले जाता है। मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार की बात कर रहा हूं, तो वहां पे अगर मान लीजिए आज जिस तरीके से ये एक भ्रष्टाचार जिस तरीके से पिछले 15-20 वर्षों से 25 सालों से लगभग आप ये समझ लीजिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा, बोफोर्स के बाद की बात करूंगा मैं, उसके बाद में भारत के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा राजनीति में बन करके आया। और आपने देखा होगा कि 2013 के बाद में जिस तरीके से 2013 से पहले अन्ना आंदोलन हुआ और एक नई पार्टी का उदय हुआ, आम आदमी पार्टी का, वो सारा का सारा भ्रष्टाचार के नाम पे वो सारी के सारा एक आंदोलन हुआ और उसके बाद में भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीति के अंदर मुद्दा बन गया।
गया। और आज जिस तरीके से मान लीजिए ये महादेव ऐप का मामला निकल करके आया है और इसके जो भी मतलब इसमें जो संबंधित लोग हैं वो जिस तरीके से उनका नाम निकल करके आया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम निकल करके आया, तो जनता के अंदर मन में कहीं ना कहीं शंका तो जरूर होगी सवाली। इस चीज को तो आपको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से एक आदमी ये चीज जरूर समझता है कि भाई ये जो मामला हुआ है और जिस तरीके से ये पैसे पकड़े गए हैं, लगभग 5.5 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए हैं, और उसके अंदर ये कहा गया कि भाई ये जो चीज है ये भूपेश जी के यहाँ पहुंचने थे, चुनाव में इनका इस्तेमाल होना था, और उसके बाद में जिस तरीके से दुबई से एक व्यक्ति का एक वहां से स्टिंग ऑपरेशन निकल करके आता है या उसका वहां से एक वीडियो निकल करके आता है, तो देखिए जनता हमारे यहाँ बहुत संवेदनशील है और वो उसके अंदर एक निश्चित रूप से इस चीज का फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसके लिए कांग्रेस इसको समझाने में कामयाब रही तो हो सकता है अगले चरण के अंदर उसका प्रभाव कम हो। लेकिन मेरा यह मानना है कि इन 20 सीटों के ऊपर इसका निश्चित रूप से थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य होगा। जिस तरीके से कांग्रेस अभी एक क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रही थी, या यूं कहें कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो वो क्षेत्रीय नेतृत्व पिछले 5 वर्षों के अंदर भी कहीं सक्रिय नहीं दिखाई दिया। और अब चुनाव के समय भी जिस तरीके से रमन सिंह जी को पीछे धकेल करके भारतीय जनता पार्टी ने और वहां पे कोई नया नेतृत्व पैदा नहीं किया प्रदेश लेवल पे, और उसके बाद में जिस तरीके से चुनाव के अंदर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उठा करके और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में ले लिया, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, अमित शाह जी की बात करूं, या जो केंद्रीय टीम है उसने जिस तरीके से चुनाव, तो निश्चित रूप से इस चीज से यह चीज साफ नजर आ रही है कि भाई वहां पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ रही थी। लेकिन अब ये जो महादेव ऐप है, ये इनके हाथ एक तुरुप का इक्का लगा है, और देखिए इसके अंदर अगर आगामी कुछ दिनों में ये चीज ईडी साबित कर देती है या भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये चीज समझाने में कामयाब हो जाती है कि भाई ये इसके अंदर कहीं कोई आरोप नहीं है, ये निश्चित रूप से इसके अंदर कुछ सत्यता का ज्यादा इसके अंदर मात्रा है, और अगर कांग्रेस ये चीज समझाने में सफल हो जाती है कि ये केवल और केवल एक चुनाव को प्रभावित करने के लिए, हमारे को बदनाम करने के लिए अगर ये किया जा रहा है, तो फिर आगे वाली सीटों पे तो हो सकता है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये चीज अभी पता चलेगी। लेकिन आज वाले चुनाव पे निश्चित रूप से सहवाली चुनावों के अंदर इन चीजों का इफेक्ट जरूर आता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आखिरी मोमेंट पे है, जो वोटर्स हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें घर कर जाती हैं। और निरंजन जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर रियासतों के चुनाव होते हैं और वहां की आवाम के लिए उनकी रियासत का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी रियासत हो। लेकिन जो हम पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं, आप भी देखते हैं, यूपी की बात होती है, बिहार की बात होती है और आम चुनाव की बात होती है, तो एक अलग ही जो माहौल है वो देखने को मिलता है। लेकिन ये जो 5 रियासतें हैं, हम देख रहे हैं कि पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर नजर आ रहा है, राजस्थान पर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ और मिजोरम की अगर हम बात करें तो क्या कुछ चीजें पीछे नजर आ रही हैं। और खास करके मिजोरम में तो ऐसा नजर आता है कि बीजेपी का वर्चस्व इतना ज्यादा नहीं रहा है, और जो वहां की 2 लोकल पार्टियां हैं, MNF हो गई और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं वहां पर उम्मीद कर रही है कि उसे मौका मिले 5 साल बाद। देखिए निश्चित रूप से पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो एक समय पूर्वोत्तर कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों के अंदर कांग्रेस वहां पिछड़ी है, चाहे हम मिजोरम की बात करें, नागालैंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, आसाम की बात करें, एक समय तो वहां पे कांग्रेस के अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। और उसके बाद में जिस तरीके से वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई और भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं ना कहीं वहां पे एक समझ लीजिए अपना एक वर्चस्व बनने लगा, तब से कांग्रेस वहां पिछड़ी। लेकिन आज वहां पे मिजो नेशनल फ्रंट की जो सरकार है और उसको भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समर्थित सरकार मानी जाती थी ये, और आज जिस तरीके से मणिपुर के अंदर कुछ घटनाएं हुई और उन घटनाओं के बाद में आपने भी देखा होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट के अंदर है पूर्वोत्तर के अंदर, और जो मिजोरम है ये मणिपुर से बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है। और पूर्वोत्तर के अंदर आपको मैं एक चीज बताऊं, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर
थोड़ा सा जो व्यक्ति होता है वो ज्यादा सीधा और ज्यादा संवेदनशील होता है। और वहां पे जिस तरीके से इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि भाई हम इस बार मिजोरम के अंदर सरकार बनाएंगे, और मिजो जो एमएनएफ है वो कहीं ना कहीं इस बार ऐसा लग रहा है कि भाई उसके अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी की जैसे लग रहा है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी जनता के बीच में उसके थोड़ा सा महसूस हो रही है। तो मुझे निश्चित रूप से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार मिजोरम के अंदर शायद कांग्रेस अच्छा करके निकलेगी। लेकिन यहाँ पे बात करें छत्तीसगढ़ के चुनावों की और बाकी 3 राज्यों के चुनाव। निरंजन जी, आपकी इसी बात को मैं चाहूंगी कि आप आगे बढ़ाएं। जिस तरह से हम मिजोरम पर देख रहे हैं, अगर हम किसी तबके की बात करें तो ये भी वाज़ेह है कि वहां पर ईसाई तबका काफी बड़ी तादाद में है, और जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट आसपास चल रहा है, ऐसे में जो सीएम की तरफ से डिसीजन लिया गया वो कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर एक बढ़त दिखाता हुआ क्या नजर आएगा? क्योंकि वो जो कोई ऐसा समाज होता है जिससे हमारी पार्टी की अटैचमेंट होती है, जिससे हमें लगता है कि हमें ही वोट करेगा, उसे कोई भी पार्टी फिर नाराज नहीं करना चाहेगी। निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर बहुत ज्यादा विभत्स घटनाएं हुई, और मणिपुर के अंदर जिस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं अशांति का माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित ये जो सरकार थी, जैसे अभी आपने भी बताया कि भाई गठबंधन के अंदर ये लोग अभी भी हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री के ऊपर इतना दबाव कि भाई मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करूंगा तो मुझे चुनावों के अंदर नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस चीज का गठबंधन के अंदर जब होता है तो आपकी जो संपत्ति होती है वो आपकी साझा होती है, तो आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी साझा होती है। और वहां पे जिस तरीके से अभी मणिपुर की वजह से कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो कहीं ना कहीं अभी बैकफुट के ऊपर है, और कांग्रेस जिस तरीके से वहां पे रिवाइव करती हुई दिख रही है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अभी इस बार जो चुनाव परिणाम जो मिजोरम के आएंगे उसके अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस तो मजबूत होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां मुझे ज्यादा कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले भी उनका कोई बहुत ज्यादा वर्चस्व वहां पे मिजोरम में अपने आप में नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वहां पे वो धीरे धीरे करके पूरे पूर्वोत्तर के अंदर उन्होंने अपना पैर जमाए हैं, उसी तरीके से मिजोरम में भी वो धीरे धीरे पहले गठबंधन के अंदर आते हैं और उसके बाद में अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्वोत्तर के अंदर मेरे हिसाब से जो सेटबैक है, ये इनको ये मणिपुर की घटना की वजह से ये सेटबैक आपको पूरा नजर आएगा, पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। निरंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था, हर पॉलिटिकल पार्टी ने जिन जिन रियासतों में चुनाव होने या फिर जिनमें आने 2024 को लेकर भी तैयारियां चल रही है, वहां पर कास्ट सेंसस का मुद्दा खासा उठाया जा रहा है। तो क्या इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? क्या ये बहुत अहम मुद्दा चुनाव में किले हो सकता है? देखिए, ऐसा है, चुनाव में कौन सा मुद्दा हिट करेगा, कौन सा मुद्दा हिट नहीं करेगा, ये चीजें चुनाव परिणाम के बाद में इस चीज का एनालिसिस किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से राजनीति कर रही है, यानी कि एक आक्रामक राजनीति के मोड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसकी कुछ ना कुछ काट ढूंढ रही थी। और उसी चीज को लेकर के कांग्रेस ने भी जिस तरीके से राहुल गांधी जी पिछले कुछ समय से, हालांकि ये जो जातीय जनगणना है ये क्षेत्रीय पार्टियों की या प्रादेशिक पार्टियों की ये एक मांग हुआ करती थी, और कांग्रेस सदा से इस जो ये वाला जो मुद्दा है, यानी कि जातीय मुद्दा जो है, इससे दूरी बना करके रखती थी। मैं बात कर रहा हूं सन 1970 से, चाहे इंदिरा जी की बात करें चाहे राजीव जी की बात करें। लेकिन अब कांग्रेस को ये चीज दिखाई देने लग गई कि भाई भारतीय जनता पार्टी की काट के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए कि भाई उसके अंदर हम कहीं ना कहीं उसको कहीं भेद पाए। तो इसी चीज को लेकर के ये जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर के आए हैं। लेकिन अब मुझे, अगर मेरा व्यक्तिगत बात करें, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव इससे पड़ने वाला है। लेकिन इसका वास्तव में कितना प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, ये चुनावों के मूल्यांकन, चुनावों के परिणाम के बाद में मूल्यांकन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जैसे अभी
चर्चा चल रही है कि जो इंडिया गठबंधन, देखिए निश्चित रूप से सैफाली जी, मैं आपको पहले भी एक चीज कहता आया हूं कि जो इंडिया गठबंधन है, राजनीति के अंदर कोई भी गठबंधन, आप ये मान के चलिए, बिना सैक्रिफिकेशन के कोई भी गठबंधन, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, जब तक उसके अंदर त्याग की, उसके अंदर जब तक जिसको कहते हैं कुर्बानी की भावना नहीं होगी, तब तक उस गठबंधन की विश्वसनीयता और उस गठबंधन की स्वीकार्यता के ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह रहेंगे। यहाँ पे अब जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों की हम बात करें, जो आप ये मान के चलिए केंद्रीय भारत के चुनाव है, तेलंगाना और मिजोरम थोड़ा सा अभी कम प्रभावित चुनावों को, मतलब जैसे 2024 के चुनावों से पहले ये इनके बारे में कम मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि इन तीन राज्यों का ज्यादा एक प्रभाव माना जाएगा 24 के चुनावों के ऊपर। तो यहाँ पे जिस तरीके से मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, तो वहां पे कांग्रेस पहले समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाह रही थी अपने साथ, और उसके बाद में जब उन्होंने उनको ठेंगा दिखा दिया, या राजस्थान के अंदर भी ऐसा लग रहा था कि भाई इन तमाम क्षेत्रीय पर जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां, इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे को एडजस्ट किया जाएगा 2-2, 4-4, 5-5 सीटें देकर के, तो कदाचित जब 2024 का चुनाव आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम भी जब जो पार्टी जहां पे मजबूत है, वो अपने यहां से एक सीट भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होती है या नहीं होती है, और जो पार्टी वहां पे अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है, वो ये चाहेगी कि यानी कि बड़ी जबरदस्त बार्गेनिंग होगी। और मुझे इस चीज के अंदर बहुत अभी संदेह है कि सीटों के बंटवारा बहुत आसानी से हो जाएगा और वो सभी को स्वीकार्य होगा। उस टाइम इंडिया गठबंधन के अंदर निश्चित रूप से अंदर बाहर का खेल चलेगा, कोई अंदर जाए, कोई बाहर जाएगा, कोई अंदर आएगा। लेकिन यहां पे जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम है, इसको लेकर के कांग्रेस का ये चीज फर्क जरूर आएगी कांग्रेस के ऊपर, कि कांग्रेस कितनी मजबूत अपने आप को साबित करती है या कितनी मजबूर साबित करती है। अगर मान लीजिए तीनों राज्यों के अंदर मैं बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश की, अगर यहां पे कांग्रेस बहुत अच्छा करके निकल जाती है, तो 24 के चुनावों के अंदर आप ये मान के चलिए जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी और कांग्रेस का प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर निकल करके आती है, तो फिर क्षेत्रीय पार्टियों का इनके कांग्रेस के ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और ये जो है कांग्रेस के लिए 2024 के अंदर मेरे हिसाब से चुनावों के अंदर ये निर्भर करेगा। और यहां पे अगर हम बात करें सैफाली जी राजस्थान के चुनाव की, तो देखिए राजस्थान के अंदर मुझे बीजेपी एज पे लग रही है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत कांटे की फाइट है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले एज पे लग रही थी, लेकिन चुनाव आते आते बीजेपी ने बहुत अच्छा रिकवर किया है वहां पे, आज कांटे की फाइट आ गई है। और छत्तीसगढ़ की जो मैं बात करूं, तो छत्तीसगढ़ के अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनावों में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये जो महादेव ऐप का और ये जो भूपेश बघेल जी पे सीधा एक हमला हुआ है, या यूं कहीं सीधा आरोप लगा है, तो इसका चुनाव के ऊपर कितना जनता इसको स्वीकार करती है, जनता के मन में ये मुद्दा कितना हिट करता है, ये अब परिणामों के बाद भी पता चलेगा। तो मेरा ये मानना है जी। निरंजन जी, बेरोजगारी की बात की जाती है, जब भी चुनाव आते हैं नौजवानों को लुभाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, लेकिन क्या आज का युवा हमारा आपको मुतमईन नजर आता है? बेरोजगारी की शरह हम देख रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर ये लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर किस बिना पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनावों के दौरान ये बातें और ये वादे करती हुई नजर आती है? क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ में नहीं आता कि जो सामने वाली जनता है, जो युवा है, वो बेवकूफ नहीं है? देखिए, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि हमारे देश के अंदर जिस तरीके से राजनीति के अंदर एक लोक लुभावन वायदों का जो शुरू से एक प्रचलन रहा है, मैं बात कर रहा हूं अगर सन 1972 से अगर हम देखेंगे, तो इंदिरा जी के द्वारा नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ, और ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये मैं तो सन 1972 से इस चीज को देखता आ रहा हूं। और तमाम चुनाव इन्हीं मुद्दों के ऊपर लड़े गए और तमाम सरकारें, तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें आई, लेकिन आज तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो उसका कहीं कोई स्थायी समाधान हुआ है। आज भी चुनाव इन्हीं मुद्दों के चुनाव के अंदर ये मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आए, वो लोगों को सक्षम बनाए। सक्षम बनाएंगे, व्यक्ति जब सक्षम होगा तो कहीं ना कहीं वो अपना कार्य या अपना जो एक उसका अपना जो व्यवस्थाएं हैं
उनकी वो अपने आप उसका उनका इंतजाम करेगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे, और केवल चुनाव जीतने के लिए जब राजनीति होती है तो मेरे हिसाब से ना देश का भला होता है, ना समाज का भला होता है, ना व्यक्ति का भला होता है। अगर लोगों का भला करने के लिए राजनीति हो तो मेरे हिसाब से राजनीति का भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा। अभी जैसे बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो आज 20 सीटों के चुनाव हो रहे हैं, इनके अंदर मेरे ख्याल 19 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के पास है, एक सीट मात्र मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो जो 20 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि वो लीस्ट रिस्क पे है। मैं बात कर रहा हूं जो अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थी कि भाई ईडी की कार्रवाई जो है वो बैकफायर कर जाती है, और इसी वजह से शायद हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा अभी जोर शोर से उठाया और इसके ऊपर एकाएक इस मुद्दे को लेकर के पूरी तरह आक्रामक मोड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आ गई। वो खाली इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनावों के अंदर कुछ विशेष करती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, और खासकर उनके पास छत्तीसगढ़ के अंदर खोने के लिए कुछ खास बचा नहीं था, क्योंकि उनका प्रदेश नेतृत्व जिस तरीके से शिथिल चल रहा है। चाहे मैं बात करूं उनके 15 वर्ष शासन करने के बाद में आज रमन सिंह जी जिस तरीके से वहां नेपथ्य में है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की परिणति छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी होनी थी। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस तरीके से जोर शोर से प्रचार किया गया, पूरी की पूरी टीम उतार दी गई, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लाव लश्कर वहां पे लेकर के, और जिस तरीके से एक आक्रामक चुनाव प्रचार किया, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिवाइव होने की भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भी छत्तीसगढ़ में कहीं चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, मेरा यह मूल्यांकन है। लेकिन यहां पे महत्व जो माना जाता है वो माना जाता है क्योंकि 520 सीटों के ऊपर चुनाव है। चाहे आप ये छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की 200 सीटों की बात करें, तो महत्व, सबसे ज्यादा महत्व यहां पे मध्य प्रदेश जो 230 सीटों वाला राज्य है, और राजस्थान जो 200 सीटों वाला राज्य है। यहां की बात करें तो यहां का चुनाव परिणाम जो है वो ज्यादा एक माहौल को क्रिएट करने में, या किस पार्टी की कितनी मजबूती है 24 के अंदर, कौन पार्टी समझ लीजिए अभी किस पार्टी का उसके अंदर एक ओरा तैयार होगा, ये सब चीजें इन राज्यों के चुनावों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर छोटा राज्य है और बहुत कम सीटें हैं इन राज्यों के मुकाबले। तो मेरा यह मानना है कि आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव, जो मैं जहां तक इस समीकरण को देख रहा हूं या जहां तक मैं मूल्यांकन कर रहा हूं, पिछले 2 महीने 3 महीने पहले वहां पे बिल्कुल एकदम बदलाव की स्थिति थी, कांग्रेस वहां पे लीड कर रही थी, लोग वहां पे भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव अपना रिवाइव करके और वहां फाइट में आ गई। दूसरी तरफ हम राजस्थान की बात करें तो वहां राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही थी, और 130-32 सीटों का वहां पे अनुमान लगाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन वहां पे कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, जिस तरीके से टिकट वितरण के बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का राजस्थान के अंदर भी एक कांटे की टक्कर की तरफ आ गई, कांटे की टक्कर की तरफ चुनाव बढ़ चला है। तो इसको मैं कहूंगा कि हमारे जो देश का आज की तारीख में जो चुनावी राजनीति है, या हमारा जो जनता की जो जागरूकता है, इसका आपको इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता अब किसी की बंधुआ नहीं है। जनता अपना मत जो है अंतिम समय पे भी बदलती है, और ये मेरे हिसाब से देश के लिए, समाज के लिए बहुत सुखद, अगर ऐसा होगा तो सुखद होगा। जिससे क्या है, राजनीतिक पार्टियां केवल ये जो भरमाने वाला और बहकाने वाला काम ना करके विकास और लोगों के भले के लिए काम करने की सोचेंगे। तो मेरा ये विश्लेषण है सैफाली जी। बिल्कुल कंचन जी, चूंकि जो इंतखाबी मंशूर होता है, जो घोषणा पत्र होता है, वो बहुत अहम हो जाता है। लगभग सेम ही यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है, कौन यहाँ पर किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है?
देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं सेबा जी, कि जिस तरीके से ये राजनीतिक पार्टियां चुनावों से पहले घोषणा पत्र या वचन पत्र या आजकल तो नए नए संकल्प पत्र, नए नए नाम ये देने लग गए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जनता इन चीजों के ऊपर अब बहुत ज्यादा विश्वास करती है, क्योंकि इनको सबको ये चीज का पता है। जैसे अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए ये चीजें समझ लीजिए, ये एक उनके लिए ये जवाबदेही होती है कि भाई आप ये इस राज्य के अंदर आप ये घोषणा कर रहे हैं, तो आप ये तो आपका जो शासित दूसरा राज्य है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कि भाई आप हिमाचल के अंदर 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे, आप कर्नाटक में 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे, चाहे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की है कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा रहा है, या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, चाहे गुजरात है चाहे और राज्य है, वहां पे क्यों नहीं दे रही। तो इसलिए जनता को ये सब चीजें पता है। लेकिन यहां पे एक चीज और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं सेबा जी, और वो क्या है कि मैं ये चीज देख रहा हूं कि कई वर्षों के बाद में ये पहला अब जो दौर चल रहा है चुनावों का, चाहे ये 5 राज्यों के चुनाव है, चाहे इसके बाद में आने वाला 2024 का चुनाव है, ये अब यहां पे मुझे ना कोई किसी की हवा ऐसा लग रहा है कि भाई किसी की लहर दिखाई दे रही है, ना मुझे यहां किसी के लिए कोई बहुत ज्यादा द्वेष दिखाई दे रहा किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, या ना मुझे कोई बहुत ज्यादा पोलराइजेशन दिखाई दे रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक रूप से देश अब स्थिर है, और अब जो वास्तव में अब जो चुनाव परिणाम आएंगे, उन चुनाव परिणामों से ये चीज स्पष्ट हो पाएगी कि जनता इस समय किस राजनीतिक पार्टी के कामों के ऊपर अपना भरोसा जता रही है, जनता किस पार्टी को अपना भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना गार्जियन नियुक्त कर रही है। क्योंकि एक होता है कि जैसे मान लीजिए 1984 की बात करूं, जब राजीव गांधी जी को एक बम्पर विशाल बहुमत मिला था, तो उस टाइम वो इंदिरा जी की देहांत के बाद में वो एक लहर कही गई थी, या यूं कहेंगे 2014 के बाद में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।